हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स के अपग्रेड में शामिल होगा एक नया डिफेंसिव सिस्टम। बजट की कमी का असर दिखा इंडियन नेवी की खरीद पर। भारत और चीन के बीच डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज पे। लेह लद्दाख का मैप गलत तरीके से दिखाने और उसे चीन का हिस्सा बताने पर ट्विटर ने भारत सरकार से मांगी माफी। और गुवाहाटी से गिरफ्तार हुए इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए 11 पर्सनल। बोइंग की तरफ से इंडियन नेवी को 9th नंबर का P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया गया है। और जो ये 9वें नंबर का P-8I एयरक्राफ्ट आज भारत पहुंचा है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसमें 4 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट्स को खरीदने के लिए सन 2016 में भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दी गई थी। और इसको लेकर बोइंग की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि उनके P-8 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने वाली इंडियन नेवी पहली और सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल कस्टमर है, जिसके P-8 एयरक्राफ्ट की फ्लीट ने अभी हाल ही में अपने 7 सालों को पूरा किया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स के अपग्रेड में FOTD यानी कि फाइबर ऑप्टिक टो डिकॉय सिस्टम भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो एक ऐसा काउंटर मेजर सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट की डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। और जो इस तरह के डिकॉय सिस्टम का प्राइमरी रोल होता है वो होता है एयरक्राफ्ट की तरफ आने वाले दुश्मन की मिसाइल को चकमा देकर एयरक्राफ्ट को उससे सुरक्षित करना। बाकी इस सिस्टम में दुश्मन की रडार टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब करने की कैपेबिलिटी भी होती है, जिससे वो दुश्मन को एयरक्राफ्ट पर मिसाइल लॉन्च करने से रोक सकती है। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक बजट की कमी के चलते इंडियन नेवी ने लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की संख्या को कम करने का फैसला लिया है, जिसके तहत जहां पहले इंडियन नेवी 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को लेने वाली थी, तो अब 4 के बजाय इंडियन नेवी केवल 2 ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को खरीदने की योजना बना रही है। और सोर्सेज के मुताबिक इस खरीद के लिए इंडियन नेवी एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि एक फ्रेश RFP पर काम कर रही है, जिसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के कुछ नए स्पेसिफिकेशंस भी ऐड किए गए हैं। और सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल तो इंडियन नेवी केवल 2 ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को लेने पर काम कर रही है, लेकिन अगर भविष्य में जैसे जैसे इनकी जरूरत महसूस होगी तो इंडियन नेवी 2 और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को खरीदने के लिए एक और फ्रेश टेंडर को जारी करेगी, जो कि पूरी तरीके से आधारित होगी इंडियन नेवी की प्राथमिकताओं पर। और बता दें कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स ऐसे खास तरह की वेसल्स होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं की मदद से जो लैंड फोर्सेस के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनके टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और अन्य सभी एलिमेंट, उन सभी को समुद्र के रास्ते से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरह की वेसल्स ही इस्तेमाल होती हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगी सीमा पर इंडियन आर्मी ने बर्फबारी शुरू होने से पहले ही अपने ट्रूप्स के लिए रहने का पूरा इंतजाम कर लिया है, और जिसके लिए LAC के करीब स्मार्ट कैंप्स बनाए गए हैं। और इन कैंप्स में ट्रूप्स के रहने के लिए खास शेल्टर बनाए गए हैं, जिनमें बिजली पानी से लेकर -40 डिग्री टेम्परेचर तक रहने की सुविधा है। और चूंकि पूर्वी लद्दाख में बर्फबारी और शीत लहर के चलते आने वाले दिनों में यहाँ का जो तापमान है वो -30 से -40 डिग्री तक गिरने की संभावना है। और ऐसे में इंडियन आर्मी ने अपने करीब 50,000 सैनिकों के लिए खास शेल्टर बनाने का दावा किया है। और इन स्मार्ट कैंप्स को बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ पर पहुँचने वाली सड़कें कुछ समय के लिए बर्फबारी और एवलांच के चलते बाधित हो जाती हैं। और आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक LAC पर तैनात सभी सैनिक पूरी तरीके से फिट हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। और इनके अलावा बेहद जल्दी से तैयार होने वाले मॉड्यूलर शेल्टर्स भी तैयार किए गए हैं, जिसमें ट्रेन के डिब्बों की तरह ही बर्थ दी गई है। और बैरल टाइप शेल्टर्स में एक साथ करीब 1 दर्जन सैनिक आराम से रह सकते हैं। और जबकि यहाँ पर कंटेनर टाइप और पोर्टा कैबिन शेल्टर्स भी बनाए गए हैं। और सीमा पर गतिरोध के चलते ही इन स्मार्ट कैंप्स को LAC से थोड़ी ही दूर बनाया गया है। इसके अलावा टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में डी-एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत अपने एडवांस स्टेजेस में है। और दोनों देशों के बीच ये बातचीत अलग अलग लेवल्स पर हो रही है, लेकिन ये फेस टू फेस नहीं हुई है। और एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल अभी हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं और अभी भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि दोनों देशों के बीच के अंतर को समझा जा सके। और दोनों देशों के परसेप्शन के बीच जो गैप है उसे भी समझा जा रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि दोनों देशों के बीच चीजें बेहद ही नाजुक ढंग से बनी हुई हैं, लेकिन ये चीजें सही तरीके से सुलझ भी सकती हैं। बाकी इसके अलावा आज बुधवार को एक दुखद खबर भी सामने आई है, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में इंडियन आर्मी की एक पोस्ट को एवलांच का सामना करना पड़ा है। और इस एवलांच में इंडियन आर्मी के 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वहीं 2 जवानों के घायल होने की भी रिपोर्ट है। आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज के टॉप 3 विनर्स हैं दीप्ता लाल नायक, तेजस कुलकर्णी और नीतीश कुमार। इन तीनों विनर्स को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और बाकी के अन्य पार्टिसिपेंट्स को अगली क्विज के लिए ऑल द बेस्ट।
और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं और इस डेली क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले लेह लद्दाख का मैप गलत तरीके से दिखाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को एक चेतावनी जारी की गई थी और ट्विटर से सवाल किया गया था कि लेह, जो कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख की कैपिटल है, उसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाने पर जो उसने भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोशिश की है तो इसके खिलाफ ट्विटर पर कार्रवाई क्यों न की जाए। तो अब ट्विटर की तरफ से भारत सरकार के इस सवाल पर जवाब सामने आ गया है, जिसपे ट्विटर ने भारत के लेह लद्दाख का मैप गलत तरीके से दिखाने के लिए भारत सरकार से माफी मांगी है और अपनी तरफ से वादा किया है कि इस महीने के अंत तक वे इस एरर को सही कर देंगे। और ट्विटर की तरफ से ये क्षमा याचना लिखित में पार्लियामेंट्री पैनल को दी गई है और जबकि ज्वाइंट पार्लियामेंट पैनल कमेटी की तरफ से ट्विटर से उनकी बैनिंग पॉलिसी को लेकर भी सवाल किया गया था और जबकि इस कमेटी के कुछ मेंबर्स ने ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी पर भी सवाल किए हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIO अब संयुक्त रूप से अलग अलग एरियल प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्यूचरिस्टिक एविएशन टेक्नोलॉजीज को डिजाइन और डेवलप करेगी और इसके लिए HAL और CSIO के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU भी साइन हुआ है। टॉप सोर्सेज के मुताबिक जो अभी हाल ही में LOC पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक मेजर लेवल पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था तो पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत उनके डोमेस्टिक इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए की गई थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को बाहर के साथ साथ उनके अंदरूनी हिस्से से भी काफी ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक बड़े स्केल में रैलीज कंडक्ट की जा रही है। तो बस इन्हीं सब घरेलू मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए LOC पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान को इस हरकत का ऐसा जवाब मिला है जिसकी शायद उसे उम्मीद भी ना थी। हमें लग रहा है कि अभी भी इस न्यूज में कुछ मिसिंग है। चलिए एक बार फिर से इस न्यूज के आखिरी लाइन को रिपीट कर देते हैं तो हमारे निकम्मे पड़ोसी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि उनकी इस हरकत का उन्हें इतना जबरदस्त जवाब मिलेगा। बाकी इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया है जिसपे उनका ये कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे ले जाने में कोई भी दिक्कत आएगी। और भारतीय विदेश मंत्री का ये भी कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भारत और अमेरिका के रिश्ते जहाँ तक पहुँचे थे, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम इस रिश्ते को ही आगे बढ़ाएंगे। और वैसे भी जो बाइडेन भारत के लिए कोई अजनबी नहीं है, बल्कि बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जब वे वाइस प्रेसिडेंट थे तब भी उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि अभी हाल ही में गुवाहाटी के LGBI एयरपोर्ट के पास करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अपने आप को इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल बता रहे थे, लेकिन उन सभी ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इसका पता तब चला जब स्थानीय पुलिस ने उनसे उनका ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड मांगा, लेकिन वो उसे नहीं दिखा पाए। और फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस तरह की हरकत के पीछे उनका क्या मोटिव हो सकता है। और गुवाहाटी के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान हमने पाया है कि 11 लोग करीब पिछले 1 महीने से क्षेत्र पर मौजूद हैं और हमें उनकी इस गतिविधि में कुछ कॉन्स्पिरेसी नजर आई है और इसलिए अभी इसकी और भी जांच होना बाकी है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।